कुछ टाइम पहले की बात है। एक औरत अपना बैग लेकर, अपना पर्स लेकर बस स्टैंड के पास खड़ी थी। एक चोर आया, बैग छीनकर भाग गया और बहुत ही तेज भागा। जैसे ही मैंने ये देखा, मैं भी उसके पीछे भागा। हम दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर भाग रहे थे, क्योंकि न जाने शायद उसने एक्सपेक्ट न किया हो, इसलिए उसका दिमाग हैंग मार गया हो। वो सीधा भाग रहा था और मैं भी सीधा भाग रहा था, ऑब्वियसली। तो जब एक मोमेंट ऐसा आया कि जब मैं सारे आसपास के सराउंडिंग को भूलकर सिर्फ उसी चोर पे एक टक नजर लगा के दौड़ता रहा, और ऐसा करते वक्त फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई फेल्ट कि चोर रेस्ट पे है, रुका हुआ है, एंड आई फेल्ट हैप्पी। एंड तभी अगले ही क्षण मुझे यह रियलाइजेशन हुआ कि नहीं नहीं, दोनों भाग रहे हैं। वो थोड़ा सा थक गया है, इसलिए उसकी स्पीड कम हो गई, और मैं थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके, क्योंकि मैंने उसके पीछे इच्छा जाहिर की भागने की, तो मेरी स्पीड इंक्रीज होकर वहां तक पहुंची। उस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, उस शॉर्ट ड्यूरेशन में ऐसा क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि वो रेस्ट में है। इट वॉज ऑफ अ सिंपल रीजन that I and that person was moving on a straight line in the same frame. एक ही फ्रेम में दोनों का मोशन हो रहा था और स्ट्रेट लाइन पर हो रहा था। मैं इतना मगन हो गया उसके पीछे भागते भागते कि मुझे और कुछ ना नजर आया, और मैं सुध बुध खोकर सिर्फ उसके पीछे ही भागता रहा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने ये एनालाइज किया कि ये रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन था। फिर जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, तो मैंने ये सोचा कि यार ये तो एंड पॉइंट होना चाहिए, दिस शुड बी द एंड वेयर द एनालिसिस पार्ट इज एंडिंग। वो स्ट्रेट लाइन में भागते वक्त मुड़ा नहीं कहीं पे भी, वो भी नहीं, मैं भी नहीं, पता नहीं क्यों। और उस ड्यूरेशन में जब ऐसा महसूस हुआ तब की बात हो रही है। तो जब मैंने ऐसा फील किया तो मुझे एक चीज समझ आई, ये रिलेटिव मोशन है। एंड जब रिलेटिव मोशन को तोड़ा जाता है तो यू कम टू मोशन। एंड जब आप मोशन को एनालाइज करना चाहते हैं तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्यू पैरामीटर्स, एंड उन पैरामीटर्स को समझने से पहले यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज एन ऑब्जर्वर, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इन सबसे पहले खत्म हो गया, इन सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। So what is the kinematics? Before that, we have to define what is physics again in terms of new words, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं काफी अच्छा डेप्थ में जाकर कि फिजिक्स क्या होता है। So let's define physics. Physics क्या है? It's a branch of science that deals with the study of matter. इस पे स्ट्रेस देंगे, मैटर दिया, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। यही है जो भी आपके आसपास है, जो भी हो रहा है, वो इन्हीं चार चीजों का है। एंड द फंडामेंटल इंटरेक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी चीजें आपके आसपास एग्जिस्ट करती हैं, वो इन्हीं फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। मैटर यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, एनर्जी, और जो स्पेस हमारे आसपास है, और समय। ये चार चीजों का जो आपस में एक फंडामेंटल इंटरेक्शन है, उसे हम फिजिक्स कर रहे हैं। और उसका भी एक स्पेसिफिक, जो स्पेशल वर्जन है, वो है काइनेमेटिक्स। स्पेशल पार्ट है काइनेमेटिक्स विच कम्स अंडर क्लासिकल मैकेनिक्स। और उसको डिफाइन करने के लिए इन चार में से किसको किसको उठाना पड़ेगा। अब काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन देखिए, हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। ऑब्जेक्ट्स क्या है? मैटर, they contain matter, they are made up of matter. Okay. Move in space, किसी जगह पर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो
और समय बदल रहा हो, इंस्टेंसेस, इंटरवल, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एनालिसिस हो रहा हो उस स्पेस में उस मैटर का, तो हम उसे क्या कहते हैं? विदाउट कंसिडरिंग, सी ये लाल रंग से लिखा है, इसका पर्पस क्या है? विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन। हमने मैकेनिक्स को क्या कहा था? व्हाट वाज मैकेनिक्स? स्टडी ऑफ मोशन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, सॉरी, द स्टडी ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, ये क्या था? मैकेनिक्स। तो वहां पे हम फोर्स को भी ले रहे हैं, उसके कॉज को भी ले रहे हैं और मोशन को भी एनालाइज कर रहे हैं, बट हम काइनेमेटिक्स में उसके कॉज को नेग्लेक्ट मारेंगे और हम सिर्फ उसके मोशन के कुछ पैरामीटर्स को एनालाइज करने में इंटरेस्टेड है। और इसी पॉइंट से विल बिगिन द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड व्हाट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन? व्हेन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, ये बात ध्यान देना भाई, अलोंग अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन के अलोंग होना चाहिए, वेयर इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। हम इसको वन डायमेंशन, टू डायमेंशन के टर्म्स में डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम इसे सिंपल प्लेन और स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि जहां पर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा हो और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो। ऐसा ना हो कि वो एक्स डायरेक्शन में चलते चलते उसका मन बदल जाए और वो वाई में चलने लग जाए, तो आप उसे बोलें कि अब ये, हाँ, वो दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है, दो सेपरेट स्ट्रेट लाइन है। और यहां पर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल, यहां पे डायरेक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां सिर्फ ये दो डायरेक्शन है। आप इस लाइन को नहीं छोड़ सकते हैं जिस लाइन के अलोंग, हाँ, लेकिन उसी लाइन के अलोंग एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कह सकते हैं और दूसरे डायरेक्शन को आप नेगेटिव कह सकते हैं। इससे ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब जो टॉपिक्स यहां पे हम उठाएंगे, जिस सीक्वेंस में हम जाने वाले हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी एज एन ऑब्जर्वर आप गाड़ी चला रहे होते हैं, साइकिल, स्कूटी, कुछ भी चला रहे होते हैं, तो वहां पर आप एक ऑब्जर्वर के तौर पे, कहीं आप खड़े हैं और कोई गाड़ी आ रही है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब एक ऑब्जर्वर के तौर पे या उस पूरे सिनारियो का एक पार्ट बनकर जब आप ये सब होता हुआ देख रहे हैं, तो वहां पर एनालाइज करने की जरूरत है कि उसकी स्पीड क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। अगर मुझे कहीं जाना है तो मेरे मन में कुछ सवाल होंगे कि मुझे कितना दूर जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। अगर किसी उस रास्ते में मुझे कितना टाइम लगना चाहिए, मुझे डिस्टेंस पता है और कितना टाइम लगना चाहिए, तो आप टू मेंटेन अ स्पीड एंड दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। बट ड्यूरिंग दैट जर्नी देयर विल बी सेवरल इंस्टेंसेस जहां पर मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड कम करनी पड़ेगी, तो वहां मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी के बारे में सोचूंगा। तो हम जब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या क्या हम उठाने वाले हैं एक एक करके, तो सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या आएगा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या हैं? तो जब फिजिक्स में एंटर करवाया तो उससे पहले मैथमेटिकल टूल पढ़ाया। मैथमेटिकल टूल का क्या पर्पस था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मैथमेटिकल टूल? तो मैथमेटिकल टूल का पर्पस ये था कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हों जब जरूरत पड़े उसे यूज कर सकें। डिफरेंशिएशन क्यों सिखाया? बिकॉज उसका रीजन अब जाके पता चलेगा। तब तो खाली एक लॉजिक बेसिक फॉर्म में दिया कि जब चीजें बदलती हैं, दे आर वेरिंग, ठीक है, देन यू यूज कैलकुलस, ठीक है। तो आप उस पॉइंट पर जाकर कैलकुलस को यूज करते हैं जब चीजें बदल रही हैं। और अगर चीजें कंटिन्यूअसली बदल रही हैं तब हम डिफरेंशिएशन पे जाते हैं, और अगर वो एवरेज फॉर्म में बदल रही हैं देन वी गो फॉर चेंज। देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में क्या आएगा? इसमें हम बात करेंगे ऑब्जर्वर क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ये सब क्या है। लिख नहीं रहा हूं, डोंट वरी, पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे कैलकुलस, जहां पर हमने जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्लोप, एरिया, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब सीखा, उसको कैसे हम यहां
इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। बट पहले जानना जरूरी है कि कैसे मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। उसका सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहली सीढ़ी इसी बात पे है कि आप उन टर्म्स को बेसिक तरीके से समझ सकते हैं या नहीं। अरे कोई कहानी में आसपास के सराउंडिंग को डिफाइन कर दे, उसके कुछ पैरामीटर्स को दे दे और कुछ आपसे डिमांड कर ले, यही तो एक सवाल है। तो उस डेटा को आइसोलेट करने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि वो टर्म्स क्या हैं और आपसे क्या पूछा जा रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट विल बी कैलकुलस के बाद क्या आएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जहां पे हम कैलकुलस में वेरिएबल एक्सेलरेशन लेके चलेंगे और फिर जब यही एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके नेक्स्ट बाद अपने क्या उठाएंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। कि मान लीजिए अगर मैंने कोई ऐसे बॉल उठाया, छोटा बालक था, ठीक है, या जनरली ये आपने किसी को देखा होगा, छोटा बच्चा कोई बैट लेके उस पर बॉल ऐसे रख के टप 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 खेल रहा है, या तो बैडमिंटन है उस पर शटल कॉक को बार बार ऐसे मार मार के, ठीक। तो ये जो मोशन है ये क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, वेयर इनिशियल मतलब इंपल्स, चलिए सिंपल बात कहें तो इनिशियली ऑब्जेक्ट को थ्रो तो किया गया, ऐसे फेंक दिया, उसके बाद हाथ से छूट गया। अब उस ऑब्जेक्ट का मोशन किसके तहत हो रहा है, तो कौन है जो वहां पे मोशन को गवर्न करेगा, तो वो है ग्रेविटी। हम जमीन पे खड़े क्यों हैं, ग्रेविटी की वजह से। व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है, ये सारी चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत बेसिक तरीके से, ताकि मोशन अंडर ग्रेविटी की शुरुआत कर सकें। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब देन नेक्स्ट पॉइंट विल बी ग्राफिकल एनालिसिस। अच्छा, ये सीक्वेंस थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस में पहले बता दूं कि ये वाला पढ़ने के बाद भी हल्का फुल्का ग्राफ एक बार देखेंगे, फिर यहां आएंगे और ग्राफ की जितनी बातें हैं वो सब खत्म करेंगे। ग्राफ के क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं, तो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं कुछ बेसिक तरीके के, जिसमें एक होता है एनालाइजेशन वाले कर्व, जहां पे आपको ड्रॉ नहीं करना होता, यू जस्ट हैव टू एनालाइज कि वो ग्राफ को देखा और कुछ उससे डेटा निकाल लिया, पहला। दूसरा होता है ग्राफ बिल्ड करने वाले, जहां पे स्क्रैच से गिवन सिचुएशन के बेसिस पर आपको ग्राफ बनाना है, और बनाते टाइम दो ही बातों का ध्यान रखना होता है, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला क्या है। तो उसके सारे स्ट्रेट, स्लोप, ये सारी चीजों पे चर्चा कर लेंगे। और तीसरे तरह का क्वेश्चन होता है ग्राफ के अंदर, जहां पे आप एक गिवन कर्व को बेसिस मानते हैं और उससे एक दूसरा कर्व बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, यानी ग्राफ कन्वर्जन, वो देखेंगे। देन एंड पॉइंट विल बी रिलेटिव मोशन, जो मैंने आपको इनिशियल इंसिडेंट्स, जो इंसिडेंस तो लाइट का होता है, जो इंसिडेंट मैंने आपको सुनाया इनिशियल तौर पर, उसमें जब मैं भागा चोर के पीछे, तो जो क्षण भर के लिए मुझे महसूस हुआ कि वो रेस्ट पे है, वो रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। एंड पॉइंट यही है, ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए ये पूरा रास्ता है, इधर ये एंड पॉइंट है। तो हम शुरू किससे करेंगे, विथ विच पॉइंट विल बी बिगिनिंग विथ इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर से शुरू करते हैं और सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी गिवन सिनारियो में, गिवन क्वेश्चन में, गिवन न्यूमेरिकल में हमें डेटा जब दिया जाता है तो वो डेटा इतना सटीक कैसे होता है, क्या आप उसको एकदम सही मानकर क्वेश्चन करने लग जाते हैं, कौन मेजर कर रहा है, कैसे पता चलता है, ठीक है। क्योंकि जब आप उस बेसिक पॉइंट में एंटर करेंगे, देन यू विल रियलाइज, देन यू विल अंडरस्टैंड बेसिकली कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में शुरू किससे करेंगे, तो देखिए यहां पर एक ये छोटी सी गाड़ी है, ये गाड़ी अभी इस तरफ, लेट्स से इसका नाम है ए, तो VA इसकी कुछ वेलोसिटी है, उससे ये मूव कर रहा है, और किधर जा रहा है आपको दिख रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। टॉय कार या कार है मान लीजिए, बहुत गंदी बनी है इसलिए टॉय कार बढ़िया रहेगा बोलना। तो ये A नाम है इसका, और VA वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रही, और इधर ही की तरफ इसके ऊपर एक्सेलरेशन AA एक्ट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेटर पे जितना पैर दबाया गया है वो कांस्टेंट है, ना तो वो हटाया जा रहा है
ना तो वो और बढ़ाया जा रहा है, उतना ही रखा है एक्सेलरेटर। और अगर आप स्कूटी बाइक वाले हो, कम उम्र के लोग, तो एक्सेलरेटर को आप जब एक पॉइंट पे ले जाएं तो आपको महसूस होगा कि स्पीड बढ़ानी है तो और घुमाते जाओ, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए एक पॉइंट पे घुमा के उसको वहीं के वहीं टिका दें, न छोड़ें ना और बढ़ाएं, तो एक मोमेंट होगा जहां पर वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी विल बी, स्पीड विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये दो डेटा मान लीजिए हमें पता है, लेकिन हम इसका क्या करेंगे? अगर हम इसके जो मोशन को एनालाइज करना चाहते हैं, जो कि काइनेमेटिक्स का पर्पस है, हम इसमें नहीं जा रहे हैं कि ये पावर कहां से पैदा हुआ, ये ताकत कहां से आई इस गाड़ी को चलाने की। वो फ्यूल से कंबशन हुआ, उसमें थर्मोडायनामिक्स आया, उसमें पिस्टन का मूवमेंट हुआ, कंप्रेशन, ठीक है, जो आपका एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, फिर उसमें हम चले गए थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। अरे ये सब नहीं जा रहे हैं, ना ही हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि वो कितना टॉर्क जनरेट करेगा टायर के ऊपर। वाह, छोटा बालक, एकदम छोटा बालक, ठीक है, बहुत छोटा भी नहीं, मतलब दौड़ भाग सके। गांवपुर में आपने देखा होगा कि कोई टायर दौड़ाता हुआ एक बच्चा अगर दिखे ऐसे मारता हुआ, तो वो तो फोर्स ही लगा रहा है। फोर्स समझ रहे हैं? किसी के गाल पे रख के दें तो ये जो इंपैक्ट जनरेट करेगा ये क्या है? फोर्स, ठीक है। और वो बंदा अगर पड़ के ऐसे घूम के गिरे एकदम साउथ इंडियन पिक्चर टाइप, तो वो क्या है? टॉर्क, घुमा पाया, ठीक है। तो अभी इसमें और डीप में मत जाइए, बेसिक तरीके से समझिए। तो वो टायर को ऐसे मारता हुआ लेके जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? टॉर्क लगा रहा है। अब हम क्या ये सब सोचने बैठ जाएंगे गाड़ी के लिए? नहीं। तो लेट्स फर्स्ट आइसोलेट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सिनारियो, रेस्ट ऑफ द मतलब वर्जन ऑफ एनालिसिस। वो अलग अलग तरीके से उसको एनालाइज करना पहले छोड़ दीजिए। आइए बेसिक उसके मोशन को एनालाइज करते हैं। और उसके मोशन को एनालाइज करते टाइम दो पैरामीटर, एक ए यानी एक्सेलरेशन विच इज मेड कांस्टेंट बाय कीपिंग द एक्सेलरेटर एट वो क्या बोलते फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। एंड साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी भी इस इंस्टेंस पर है, अभी है। क्या बाद में चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी। आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात है। टेक्निकलिटी तेल लेने जाए, दुनिया में क्या हो रहा है वो तो समझ पा रहे हो कि नहीं? इच्छा से दौड़ने जाओगे और ज्यादा एनर्जी लगा के भागने की कोशिश करोगे, ज्यादा इच्छा से दौड़ोगे तो स्पीड बढ़ेगी कम हो जाएगी? बढ़ेगी। वही एक्सीलरेटर के साथ भी हो रहा है। तो ये क्वांटिटी गिवन है, लेकिन इसका करें क्या? अचार डालेंगे इसका? कौन एनालाइज करेगा इसको? कैसे पता चलेगा इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड बाद क्या है? 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी 0 हो सकती है क्या? कब पलटेगा अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता? नेगेटिव का मीनिंग क्या है? घड़ी किसने शुरू की? कब शुरू होगी घड़ी? ये सब कौन देखेगा? तो हम इसीलिए जब ये शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? जो ऑब्जर्व करता है। जब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है तो देयर वॉज एन ऑब्जर्वर हु वॉज ऑब्जर्विंग। वो ऑब्जर्वर एक आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, फेमिनिज्म, वो कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तीन भी नहीं। चलिए, तो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑब्जर्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बंदा जो ये एनालाइज कर रहा है, जिसके पास ये क्षमता है, ये सूझबूझ है कि वो ये बताएगा, और जब उस डेटा को कोई टेबुलेट करके आपको दे देता है तो आप उस ऑब्जर्वर के माइंडसेट में जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला स्टेप वहीं से शुरू होता है कि जब आपको कोई सवाल देता है तो यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू दैट क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहां पे आग भी लग जाए तो तेल लेने जाए। अपनी दुनिया उस समय वो क्वेश्चन है और उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना, आंसर बाहर निकलेगा। तो अब इस सवाल के अंदर ये गाड़ी की ये दो क्वांटिटी, सबसे पहले कौन है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर एक पर्सन भी हो सकता है, यानी लिविंग एंटिटी, लिविंग ऑब्जेक्ट। और एक पर्सन के अलावा मान लीजिए जैसे आप हाईवे पे गाड़ी भगाएं, तो जैसे यहां तो मैंने नहीं देखा, जहां मैं रह रहा हूं वहां तो नहीं देखा मैंने, लेकिन बाहर कभी ऐसे आप पंजाब साइड जाएं, अगर चंडीगढ़ चले गए तो वहां पे ना वो स्पीड गन लेके बैठे रहते हैं। दिल्ली साइड में आपको दिखेगा, है ना, उड़ाते ज्यादा, ठीक। तो वहां वो स्पीड गन लेके बैठे होते हैं।
अब जैसे कोई गाड़ी गई तो वो उसके तरफ पॉइंट कर दिया, तो वो लेजर एक है जो एमिट कर रहा है, उसका अभी छोड़ देते हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर टाइम लैग वो सब छोड़ते हैं। सिंपल ये समझते हैं कि वो जो गन है जब पॉइंट किया ना अपन ने, तो वो उससे उसकी स्पीड पता चल गई। अच्छा, तो ये भी तो ऑब्जर्वर है, क्या ये पर्सन है? नहीं, स्पीड गन थी, लगा दी, खत्म बात। कैमरा हो सकता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल एआई बहुत चल रहा है, एजीआई चल रहा है, तो वहां पर एक एआई ऑपरेटेड कैमरा है जो उसको एनालाइज कर रहा हो। तो लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, और गाड़ी में बैठा हो एक बंदा, वो अंदर बैठ के एनालाइज कर रहा है कि यार चलो अब मैं किडनैप तो हो ही गया हूं, अब गाड़ी की स्पीड ही निकाल लेते हैं जब तक टाइम है अपने पास पास करने के लिए, फिर तो पास ही होना है टाइम भी। तो वो क्या करता है, वो एनालाइज कर रहा है, वो क्या देख रहा है कि हाईवे पे भाई ऐसे वो क्या बोलते हैं माइलस्टोन्स है, वो माइलस्टोन एनालाइज कर रहा है कि अच्छा हाँ इस माइलस्टोन से यहां तक इतना टाइम लगा, मतलब ये स्पीड पे है। टाइम पास कर रहा है, अलग बात है, क्यों कर रहा है वो मतलब वो भी ठीक है, शायद अपने आप को काम करने के लिए। बट तो हम जब ऑब्जर्वर की बात करते हैं तो ऑब्जर्वर अभी हम मान के चलते हैं 2 मिनट के लिए कि इट्स अ पर्सन, ठीक है। ये लाल रंग का ये दिख रहा है, ये वाला, जे पर्सन इज द ऑब्जर्वर, ठीक है। बाकी कुछ भी हो सकता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ऑब्जर्वर हो सकता है, ऑब्जर्वर कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर हमने शुरुआत लिया इसलिए बेसिक माना ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर कहां खड़ा है, तो ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है। कहां खड़ा है? ग्राउंड पे। तो इस केस में पर्सन कह लो, ग्राउंड कह लो, एआई कैमरा कह लो, स्पीड गन कह लो, ठीक है, ये सब क्या है? ऑब्जर्वर हो सकते हैं। दीज आर दी ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर सबसे पहले क्या करता है, जैसे ही ऑब्जर्वर आता है अपने साथ घड़ी लेके आता है, ठीक है। क्या लाता है अपने साथ? देखिए ऑब्जर्वर घड़ी, जिसको हम कहते हैं वॉच। वाह, तो वॉच लेके आता है, और क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जैसे ही वो वॉच लेके आया, चलिए ये तो उसके पास हो गई, ये उसके जेब में रहती है, हमेशा हमेशा रहती है, लेके आता है, ठीक है, कभी नहीं छोड़ता, घड़ी लेके आता है। और जैसे ही इसको मोशन को एनालाइज करने का मन करता है, घड़ी शुरू कर देता है, तो उसको बोलते हैं t=0, इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द एनालाइजेशन, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द एनालिसिस लिख देता हूं, बिगिनिंग ऑफ द एनालिसिस, यानी जब वो उस मोशन को देख रहा है, देखना मतलब एनालाइज करना शुरू कर रहा है, तो उस पॉइंट पे उसने ऐसे टक करके जो है घड़ी को दबा दिया। अब यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है कार, इसकी जो वेलोसिटी है ये है va। ये va वेलोसिटी इसकी तब की वेलोसिटी है जब t इक्वल टू क्या है? 0, यानी समय की शुरुआत हुई ही है, उस समय की नहीं भैया, वो तो बलवान है। ये जो ऑब्जर्वर का समय है, अपना टाइम आया इसका, इसने t इक्वल टू 0 जैसे ही घड़ी शुरू की, तो अब आपका बिगिनिंग ऑफ द एनालिसिस वो इंस्टेंट स्टार्ट हो गया t इक्वल टू 0 पे, और उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी va है, इसका एक्सेलरेशन a है। अब वो कांस्टेंट है तो अलग बात है, नहीं होगा तो भी अलग बात। अभी इस पॉइंट पे आते हैं, तो ये जो va है क्या है, तो इसे एक नाम दे देते हैं, दिस va इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल वेलोसिटी, जो कब होती है? t इक्वल टू 0 पर। और मान लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल भी है, तो अभी जो लिख रखा है इस इंस्टेंस पे जब उसने एनालाइज करना शुरू किया, जब घड़ी उसने शुरू की, तो इसको बोल देंगे इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन। अरे ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई सर, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन, अरे नाम है, मैं चिंता मत कर, t इक्वल टू 0 पे। इतना इस एक बात को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ इतनी सी बात को कि भैया आपका जो इनिशियल क्वांटिटीज हैं, इनिशियल वैल्यूज हैं, वो t इक्वल टू 0 पर होती है, ठीक है। नाउ अब ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, वेलोसिटी ये वो, शुरुआत तो किससे होनी चाहिए थी? सिंपल बात से कि भैया इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, और कब? टाइम t इक्वल टू 0 पर। तो पोजीशन मतलब क्या? पोजीशन क्या होता है? अब पोजीशन को समझाने के लिए सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? तो सबसे पहले मानना पड़ेगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सिंपल भाषा में कहूं, स्केल आपके पास होगा 15 सेंटीमीटर वाला, वो स्केल शुरू कहां से होता है?
0 से, तो वो 0 क्या है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जहां से मेजरमेंट होती है। अबे कहीं से तो नापोगे ना, वो मेजरिंग टेप लेके शुरू कहीं से तो करोगे, कहीं तो रखोगे कि बस ऐसे ही वो तेल लेने जाए पहला वो मुड़ी हुई है कि फोल्डेड है, कैसे कहीं भी रखी है, एंड पॉइंट पकड़ के बोल रहे 40, क्या मतलब है भाई इसका? उसी को घुमा पे एकदम, है ना? तो मतलब क्या है इस चीज का? कुछ नहीं। तो कहने का क्या मतलब है कि हम सबसे पहले ऑब्जर्वर को जब घड़ी देके भेजते हैं तो वो बावला सीधा ये सब करने नहीं बैठ जाएगा कि इनिशियल क्या है, वो बोलेगा भैया पॉइंट ऑफ रेफरेंस चूज करो, यानी वो इंस्टेंस, ये वो लोकेशन जहां से सारी चीजों लेंथ मेजर होगी। तो वो ये खुद अपने पैर के पास भी मान सकता है, ठीक है। ज्यादा अगर स्वावलंबी, ठीक है, तो या हो सकता है वो कोई और पॉइंट को रेफरेंस मान ले, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान ले कि वो जो खंबा नहीं दिख रहा है, पोल नहीं दिख रहा है, वो पोल है टी, वो आपका x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, z इक्वल, मतलब कोई भी स्टार्टिंग इंस्टेंस है लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार्टिंग है वो, तो वो किसी और जगह को भी पॉइंट कर सकता है, किसी और पोल को भी पॉइंट कर सकता है, किसी बंदे को, ये वो वाला वो जो खड़ा है, हाँ वो है इनिशियल। तो या तो ऑब्जर्वर, अब ये ऑब्जर्वर हमारा ज्यादा ही स्वाभिमानी है, घड़ी देके भेज दिया तो एटीट्यूड में आ गया, तो इसने बोला कि चलो जहां मैं खड़ा हूं वो है x इक्वल टू, क्या बोला मैंने, जहां ये खड़ा है उसे हमने क्या कहा, x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 यानी यहां से मेजरमेंट होगा, दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट, यहां से होगा। अब जब इस पॉइंट से देखिए ध्यान से मेजरमेंट होगा यहां x इक्वल टू 0 से, तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा है भाई, तो उसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो वो पॉइंट जहां से मेजरमेंट होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है, किस एक्सिस पे मेजरमेंट करना है, किस फ्रेम के अंदर बात हो रही है, तो यहां x इक्वल टू 0 से एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, ये वाली है, देख रहे हैं लाइन जा रही है बाहर तक, ये इस लाइन को मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको मैं कह रहा हूं पॉजिटिव x, और इस x इक्वल टू 0 के पीछे जो डायरेक्शन होगा उसको मैं कहूंगा नेगेटिव x, ये नेगेटिव x। तो अभी हमारा फोकस किस पे है, पॉजिटिव x पे। ऑब्जर्वर आया, घड़ी लाया, जहां खड़ा हुआ अपने पैरों के पास ही स्वाभिमानी था, x इक्वल टू 0 मान लिया। स्वाभिमानी कहना ठीक नहीं होगा, एरोगेंट, ठीक है, x इक्वल टू 0 मान लिया, और फिर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना। फ्रेम मतलब जिस फ्रेम में जाके जहां पर इसका एनालिसिस हो रहा है, तो वो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको हम कह रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वो कोऑर्डिनेट जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जिस भी डायरेक्शन, बाई स्ट्रेट लाइन है तो एक ही लाइन पे मोशन हो सकता है, ऐसा तो है नहीं एक्स भी खींच दूं वाई भी खींच दूं, सर उधर वाई होता है इधर जेड होता है, क्या करूंगा उसका? अपने को तो ये देखना है ना कि एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो भैया पॉजिटिव एक्स मान लिया उधर, खत्म बात, और उधर नेगेटिव एक्स मान लिया, तो ये एक्स एक्सिस क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जहां पे उसका ओरिजिन है इसको बोल दिया पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और इसने अपने पैर के पास मान लिया, ये ऑब्जर्वर, इसके पास घड़ी होती है, और जब ये घड़ी शुरू करता है तो उसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द एनालिसिस। मोशन का बिगिनिंग अभी हुआ नहीं, अरे वो तो कभी भी हो सकता है ना, गाड़ी तो कभी भी शुरू हो सकती है, पहले बाद में, एनालिसिस तो हमारे मूड पे है, समझ रहे हैं? गाड़ी पहले शुरू हो चुकी, ठीक, वो पहले से आ रही है, ठीक, मतलब कहीं और से शुरू होकर आ रही है, जब वो यहां पे आएगी और इस पॉइंट पे पहुंची तब हमने एनालाइज किया। तो खुद सोच, कोई गाड़ी वी वेलोसिटी से कैसे शुरू होगी बे, स्टार्ट तो 0 से होगी ना, तो स्टार्ट ऑफ द मोशन इज डिफरेंट, वो अलग चीज है, वो जो यहां है हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन t इक्वल टू 0 इज द बिगिनिंग ऑफ द एनालिसिस व्हिच इज डन बाय द ऑब्जर्वर, एंड ये ऑब्जर्वर किसको चूज करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और अब नेक्स्ट जो बातें हैं उस पर जाने से पहले एक सिंपल सा सवाल जो इसके नीचे आपको लिखा मिलेगा, आर रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट, टेल मी, क्या रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट होता है? अब ये सवाल सोच के थोड़ा सा दिमाग एकदम इस पॉइंट पे जाना चाहिए कि सर इसका मतलब क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट, ठीक है। पहली बात, दो शब्द हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है, हर जगह वही हो रहा है, बस। एब्सोल्यूट का मतलब हर जगह यही है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपने वो बंदा बदल दिया, वो एंटिटी बदल दी एनालिसिस करने वाली,
तो वो सिचुएशन बदल गई, ऐसा नहीं। जैसे आपकी सोच जहां जाना है, जिस जगह पहुंचना है, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आपकी सोच एब्सोल्यूट नहीं होगी तो वो हर दूसरे आदमी के बताने समझाने बदलती रहेगी। और ऐसा होने पर दिक्कत यह होगा कि इस माइंडसेट से जब आप एग्जाम जैसे भयावह परिस्थिति में जाएंगे तो आपका दिमाग आपके साथ नहीं होगा। यही जो बात समझ जाते हैं वो अपने तरीके से लगे रहते हैं। अच्छा, तो रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव है आपके मार्क्स। बिकॉज अगर नीट का डिफिकल्टी पैटर्न इस साल बढ़ गया, डिफिकल्ट, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट आया, तो अब 145 146 अगर सबसे रैंक 1 वाले के अगर 146 152 ऐसे मार्क्स मान लीजिए आ रहे हैं, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि मेरे 175 क्यों नहीं आए 180 में से, क्योंकि मार्क्स आर रिलेटिव, परसेंटाइल इज रिलेटिव। तो वहां पे आपको एक पैमाना लेके चलना पड़ता है भाई, लेकिन आपकी सोच एब्सोल्यूट होनी चाहिए। कौन सी? वहां जाने की। हाँ, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपका एक मेहनत करने का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा बहुत रिलेटिव रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप बहुत ज्यादा काम कर देंगे, बहुत ज्यादा मेहनत लगा देंगे तो आप थक जाएंगे, एंड मे बी यू नॉट बी गेटिंग द आउटपुट। आई एम नॉट सेइंग दैट इट शुड बी परफेक्टली रिलेटिव, बट थोड़ा बहुत। लेकिन आपकी सोच एब्सोल्यूट होनी चाहिए। उसमें अगर रिलेटिव बिहेवियर है तो आप लिख के ले लीजिए, 2-4 बातें कोई बता देगा, आप यहां वहां निकल लोगे, वहां नहीं पहुंचोगे डेफिनेटली। और यही आज की दुनिया है। लोग इतना यहां वहां भटके हैं कि आप अगर सिर्फ वो स्लाइट फोकस मेंटेन करके एब्सोल्यूट थिंकिंग रख के चल दें, चल भर दें, बस यू विल गेट इट। चलिए, तो अब जब हम रेस्ट और मोशन की बात करते हैं, रेस्ट और मोशन, तो क्या वो एब्सोल्यूट है? क्या हर जगह एक ही तरह के, एक कार है मान लीजिए वो चल रही है, या एक कार मान लीजिए कहीं पार्किंग में खड़ी है, तो क्या मैं उसको हर बार रेस्ट पे कह सकता हूं? क्या हर बंदे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है? हर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है? हर फ्रेम में वो रेस्ट पे है? क्या ऐसा हो रहा है? टेल मी, इज दिस हैपनिंग? कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो हर पर्टिकुलर सिचुएशन में रेस्ट पे है? नहीं। अगर मान लीजिए कोई मून पे खड़ा है तो क्या वो पार्किंग में खड़ी गाड़ी रेस्ट पे है? नहीं। कोई रॉकेट है, नासा का स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां कोई बंदा है और किसी तरीके से, अब ये मत बोलना सर यहां तक कैसे देख पाएगा, मान ले देख पा रहा है, अबे उस पॉइंट पे तो जा, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज, ओके। तो मान लीजिए वो देख रहा है, अब वो वहां से क्या उसको देख पाएगा? हाँ, तो उसके हिसाब से वो रेस्ट पे है कि मोशन? तो मोशन में। तो क्या रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट है? नहीं, दे आर फ्रेम डिपेंडेंट। क्या रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट है? नहीं, दे आर फ्रेम डिपेंडेंट। डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वर कौन है। अगर कोई बंदा गाड़ी के अंदर बैठा है, ठीक है, और एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, वो गाड़ी चल रही है, एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है, तो उस पर्टिकुलर बंदे से अगर पूछा जाएगा कि बता भाई गाड़ी के अंदर बैठे दोनों लोग चल रहे हैं कि रुके हुए हैं, तो क्या बोलेगा? तो वो बोलेगा चल रहे हैं, हाँ कि ना। अगर वो बाहर बंदा खड़ा है, गाड़ी चल रही है, तो अंदर जो 2 बंदे बैठे हैं, एक ड्राइवर और एक साइड में बंदा बैठा है ड्राइवर के बाजू में, तो उसके बारे में उस बंदे से पूछा जाएगा तो वो क्या जवाब देगा? कि रुके कि चल रहे हैं? तो भैया चल रहे हैं, ऑब्वियसली गाड़ी चल रही है, वो रुके कैसे बे? लेकिन अगर अंदर जो बैठा है, वो जो ड्राइवर के बाजू में बैठा है, उससे कॉल करके पूछेंगे अरे तुम्हारे बाजू वाला चल रहा है कि रुका हुआ है, तो वो क्या बोलेगा? कि रुका हुआ है। क्या बोलेगा भाई? रुका हुआ है। तो क्या रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट है? नो, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। एंड रिलेटिव टू किसके रिलेटिव में? किसके रिलेटिव में भाई? तो ऑब्जर्वर के रिलेटिव। ऑब्जर्वर कहां है? एक फ्रेम में है। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करता है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस को चुनकर, और खुद उसके पास खड़ी है।
और t इक्वल टू 0 इज द बिगिनिंग ऑफ एनालिसिस वेयर एवरी क्वांटिटी, जैसे मैं पीछे जाता हूं और मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं। ये हमारा x इक्वल टू 0 था, यहां से यहां तक के एक डिस्टेंस दिख रहा है गाड़ी का, ये जो डिस्टेंस में यहां से यहां तक लाइन खींचूंगा इसको मैं लिख रहा हूं XA। व्हाट इज XA? XA क्या है? तो मुझे उसको पोजीशन कहना चाहिए कि इनिशियल पोजीशन कहना चाहिए, आप ही बताइए। वो कब है? क्या वो कुछ देर बाद है? जब एनालिसिस को जब हमने बिगिनिंग किया, जब हमने एनालिसिस करना शुरू किया, तो वो तभी का पोजीशन है या कुछ देर बाद का पोजीशन है? तो वो कुछ देर बाद का है, वो अभी का पोजीशन है। बहुत बढ़िया। तो अभी का पोजीशन, इसका मतलब उसका नाम क्या है? उसका नाम है इनिशियल पोजीशन, यानी वो t इक्वल टू 0 इंस्टेंस पर है। अब ये सारी बातें जानकर और ये बात समझ लें कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, दे आर ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर हैज अ फ्रेम हु चूजेस अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड हैज अ वॉच। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक AI ऑपरेटेड कैमरा। वो नहीं होता वो कि ज्यादा ही पैसा हो घर में तो एकदम वो मोशन सेंसिंग कैमरास होते हैं, मोशन सेंसर्स होते हैं, उसमें कोई घर में घुस गया और अगर वो मोशन सेंस कर लिया तो वो सिग्नल दे देगा कि भैया कौनो न कौनो आया है कांड करने। अगर आप बाहर गए हैं तो ऑब्वियसली, घर पे भी हैं तो भी, सो रहे हैं कुछ कहीं और है तो वो मतलब उस बात को सेंस कर सकता है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को समझने के बाद और कौन सी बातें हैं जो यहां पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में बची हैं, तो ये सब जान लिया। मान लीजिए गाड़ी के अंदर बैठा, जो गाड़ी है उसके अंदर बैठा एक ड्राइवर है, ठीक है, ऑब्वियसली ड्राइवर है, टेस्ला, ये देख के लग नहीं रहा है, ठीक है, सस्ती वाली है। तो यहां पे जो ड्राइवर बैठा है उसको कहीं जाना है और स्ट्रेट लाइन के अलावा और कोई रास्ता ले नहीं सकता, या जहां तक स्ट्रेट लाइन बनाएगा वहीं तक एनालाइज करेंगे, जैसे ही मुड़ा इधर उधर गया, आई वाई वाई जो भी हुआ, अपना स्ट्रेट लाइन खत्म और अपने मोशन इन अ प्लेन में, ये इसको अलाउ नहीं कर सकते। भाई को मोड़ना भी है तो वहीं जाके वहीं वापस आना पड़ेगा, ये भी बताता हूं मैं अभी थोड़ी देर में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। अब ये मुड़ेगी कैसे? इसका मुड़ने का क्या तरीका होना चाहिए बताओ? तो गाड़ी कैसे मुड़ती है? नहीं, इसे मुड़ना नहीं कहते, ठीक है, इसे जानना कहते हैं। तो गाड़ी कैसे मुड़ती है? ये तुमने एक चीज नोटिस की, जब ये मोड़ रहा हूं तो ये स्ट्रेट लाइन थी और यहां जाकर गाड़ी ये चली गई, ये स्ट्रेट लाइन थी, गाड़ी यहां जाकर ये चली गई। इसका मतलब इसने स्ट्रेट लाइन क्या किया? छोड़ दिया। ये अलाउड है? नहीं। इसका मतलब गाड़ी ये करेगी। थोड़ा इलॉजिकल लगता है, तो इससे बेटर डेफिनेशन सुनो कि मैं कहता हूं गाड़ी गई, टर्न ली और वापस मुड़ के आई, लेकिन जो वो टर्न था वो इतना नेग्लिजिबल था, इतना नेग्लिजिबल था विथ रिस्पेक्ट टू द होल जर्नी दैट इट कैन बी टेकन एज अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या यहां पर टर्निंग है? हां, लेकिन क्या ये टर्निंग है या ये टर्निंग है? तो सेकंड वाली है, लेकिन सेकंड वाली बताने बैठेंगे, पढ़ने बैठेंगे तो आप देखो कितने सवाल हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में तो यही करते रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, यही बात बताते रह जाएंगे। तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे और ये मान रहे हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये गाड़ी गई और ये पलट के वापस आ गई? जैसे जो चाइना में फायर फाइटिंग ट्रक्स हैं, वो इस तरह के बनाए हैं उन्होंने कि वो मतलब आप दोनों साइड से उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये भी फ्रंट है वो भी फ्रंट है, देयर इज नो रेयर। ठीक है, वाह, तीतर के दो तीतर, हाँ, तो ऐसा लगेगा वो दोनों फ्रंट है। तो अब वो गाड़ी ऐसा कर सकती है, ये गई सट्ट करके वापस, तो यही तरीका है। अच्छा, अब इसमें इस भाई को कहीं जाना था, तो जहां जाना था इसके मन में दो सवाल होंगे, एक तो किस तरफ जाऊं और दूसरा कितना जाऊं। क्या कहा मैंने? एक तो किस तरफ जाऊं, किस तरफ जाऊं का मतलब डायरेक्शन, दैट मींस यू नीड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्शन बताता है कि भाई किस तरफ जाना है आपको, और यह भी जानना है इसका हक था कि कितना दूर जाना है, एंड दैट इज डिस्टेंस। कहां तक जाना है, दैट इज डिस्टेंस। जो टू व्हीलर में वो जो क्या बोलते हैं ओडोमीटर होता है, वो जो आप बताते नहीं होते वो डिस्टेंस, जैसे आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाओगे ना तो वो खोल के मैनेज कर देते हैं, जुगाड़ बिठा देते हैं, किलोमीटर का कम कर देंगे, ठीक है, लेना नहीं। और वैसे भी जहां जा रहे हैं वहां जाने के बाद कुछ साल बाद नहीं ही लेंगे भाई,
ठीक। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अच्छा अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस ये बताता है टोटल जर्नी कितना कवर करना है, डिस्प्लेसमेंट ये बताता है किस तरफ जाना है। उसका मतलब खाली इनिशियल और फाइनल से मतलब है कि अच्छा यहां है वहां जाना है, खत्म। लेकिन क्या लगता है अगर यहां से वहां आप चले गए तो बीच में क्या सब कुछ उड़ाते हुए कुचलते कुचलते निकलेंगे? नहीं, ऑब्वियसली बात है, गलियां वलियां होंगी। तो वो डिस्टेंस है कितना आपने लिया, लेकिन जाना उधर था, वो ध्यान रखा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, किस डायरेक्शन में जाएं जब बात होगी तो वेलोसिटी पे चर्चा निकलेगी, और कितना चलना पड़ेगा तो स्पीड पे। अब स्पीड और वेलोसिटी दो तरह की होती हैं, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। पढ़ेंगे तब बताता हूं। एक पूरी स्पीड कि भैया यहां से अहमदाबाद गए, जैसे मैं वडोदरा में हूं तो वडोदरा से अहमदाबाद गए तो 100 किलोमीटर की जर्नी की, तो ये जो पूरी जर्नी थी ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा पे मेंटेन की। तो इसका क्या मतलब है सर, हर जगह 50 किलोमीटर थी क्या पर आवर? हर जगह, हर पॉइंट पर कोई भी रास्ता आया, मोड़ मतलब कहीं पे ट्रैफिक जाम आया, कहीं पे सिग्नल आया, तो हर जगह 50 किलोमीटर पर आवर थी। क्रिमिनल केस बन जाएगा भाई, ठीक है, कहीं तो रोके होगे। तो वो जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड है बिटवीन ए एंड बी। बट जब बीच बीच में आपने कभी रोकी, कभी चलाई, कभी भगाई, कभी धीरे की, कभी काटने की कोशिश की, कभी गाली गलौज, जो भी हुआ, तो उस पूरे प्रोसेस में आपने जो स्पीड हर इंस्टेंस पे चेंज की होगी अलग अलग, ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। वैसे ही आप अपनी स्पीड को कितनी तेज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो डिसाइड करने के लिए, यानी गाड़ी में लगा एक्सेलरेटर ये डिसाइड करता है कि आपका स्पीड बढ़ेगा किस तरीके से और घटेगा किस तरीके से। अच्छा, घटाने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है, तो ब्रेक भी क्या देगा? एक्सेलरेशन। दैट एक्सेलरेशन which is surely reducing the speed is called as retardation। तो उस पर भी चर्चा करेंगे, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये तीन अलग चीजें, ठीक है। चलिए, तो हम इसी बात को, इस पॉइंट को यहां तक रखेंगे, और एक बात समझेंगे इससे कि नेक्स्ट क्लास से हम पोजीशन एंड टाइम से स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल गो टू एक्सेलरेशन, सॉरी, ठीक है, एक्सेलरेशन, वो वायर थी इसलिए फंस गए, ठीक है, एक्सेलरेशन। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं, इनकी यूनिट क्या है, और यूनिट अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ने दिमाग में इतनी बात तो डाल ही दी है कि हर बार यूनिट पे ध्यान रखियो। और एक बात लास्ट में फिर से कहना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, मे बी यू हैव स्टार्टेड दिस with passion and energy, but at the end what will you give and you will get the selection is persistence। आप जो अपने तरफ से देंगे वो है persistence। यानी जो भी आप शुरू करें, जो भी आपको लग रहा है कि ये तरीका है, या जो भी चेंजेस आपको करने हैं, जो भी ट्रायल एरर आपको करने हैं, remember only one thing, take it to the